अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 12.15, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मौजूद हो और दो प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस हो, तो मैथमेटिकली हमने इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी, जिसका रिज़ल्ट हमारे पास आया था A/0/D। लेकिन जब हमने उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान किसी मीडियम को या किसी डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस किया था, देन हमारे पास जो कैपेसिटेंस आई थी इन केस ऑफ दैट मीडियम, वो रिजल्ट था A/0/R/D। और हमने देखा था कि A/0/D ये जो सारा फैक्टर है ये कैपेसिटेंस की इक्वल है, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ फ्री स्पेस। सो इस एक्सप्रेशन को हमने रिप्लेस किया था C वैक्यूम से, और हमने देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, हम इसकी वैल्यू को 1 ही कंसिडर करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी डाइइलेक्ट्रिक्स हैं उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी। सो इसीलिए हमारे पास इन केस ऑफ एनी मीडियम कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, लेकिन इन केस ऑफ फ्री स्पेस जो कैपेसिटेंस है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ कैपेसिटेंस जो है उस कैपेसिटेंस से एक नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद हमारे पास C मीडियम का आंसर आ रहा है। इट मीन्स के कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एनी डाइइलेक्ट्रिक इज़ ग्रेटर दैन कैपेसिटेंस इन केस ऑफ फ्री स्पेस। सो ये तो था मैथमेटिकली कि कोई भी डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान किसी भी डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो एक्चुअली उस कैपेसिटर के अंदर ऐसा क्या फिनोमिना अकर करता है जिसकी वजह से उसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स को हम अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स का नाम देते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को गुजरने की इजाज़त नहीं देते, या ऐसे मटेरियल्स जो कि वेरी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। अब डाइइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर से करंट फ्लो क्यों नहीं कर सकता, उसकी रीज़न ये है कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स या डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड नहीं होते, वो फ्री नहीं होते, इसलिए डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता। मेटल्स के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मेटल्स के अंदर से करंट आसानी से फ़्लो कर सकता है। अब डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, कुछ लिक्विड मटेरियल्स भी हैं जो एज अ डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर बिहेव करते हैं, और कुछ गैसेस भी हैं जो कि एक बहुत अच्छी डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर काम कर सकती हैं। तो अगर हम डाइइलेक्ट्रिक्स को सॉलिड फॉर्म में देखना चाहें तो माइका, ग्लास, पेपर और प्लास्टिक्स वगैरह ये सारे के सारे सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। लिक्विड डाइइलेक्ट्रिक्स डिस्टिल्ड वाटर, ट्रांसफार्मर ऑयल, जो ऑयल हम ट्रांसफार्मर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन और कूलिंग पर्पज़ के लिए, वो ट्रांसफार्मर ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर ये दोनों के दोनों लिक्विड भी डाइइलेक्ट्रिक्स ही हैं।
कुछ गैसेस भी हैं जो कि बहुत अच्छी डाई इलेक्ट्रिक्स हैं। मिसाल के तौर पर ड्राई एयर, जिसको हम वेरिएबल कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, परफेक्ट वैक्यूम, ये सारी की सारी गैसेस डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं। नाउ व्हाट इज़ पोलराइजेशन? देखिए, हमें पता है कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हो, वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है, उस एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होता है और उस एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो ये हमने क्या किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने किसी एक इंसुलेटिंग मटेरियल को, किसी एक डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया और ये उस डाई इलेक्ट्रिक के डायपोल्स हैं। अभी हम देखते हैं कि डायपोल क्या होता है। देखें, अभी मेरी इन प्लेट्स के ऊपर क्योंकि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स कि दो प्लेट्स के दरमियान किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं होगी। तो जितने भी डायपोल्स आपको इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर नज़र आ रहे हैं, उन डायपोल्स की जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है। कुछ डायपोल्स इस ओरिएंटेशन में हैं, कुछ डायपोल्स इस ओरिएंटेशन में हैं, कुछ डायपोल्स इस ओरिएंटेशन में हैं। लेकिन अगर मैं इसी डाई इलेक्ट्रिक को, इसी इंसुलेटिंग मटेरियल को एक चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान प्लेस करूँगा, जिन प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा? जितने भी डायपोल्स हैं वो क्या करेंगे? डायपोल्स का जो नेगेटिव सिरा है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो अट्रैक्ट होकर ड्रिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट और इन डायपोल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ड्रिफ्ट करके अलाइन हो जाएगा या मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो सारे के सारे डायपोल्स एक ख़ास तरतीब के अंदर आ जाएंगे जैसे ही हम अपने डाई इलेक्ट्रिक को एक चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पुट करेंगे। यही जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कैसे? एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर अपोजिट चार्जेस की एक लेयर अपीयर होना शुरू हो जाए। कहाँ पर? ऑन सरफेस ऑफ अ मटीरियल, किसी भी मटीरियल की सरफेस के ऊपर। कब? व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उस मटीरियल को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। कि जैसे ही हमने इस डाई इलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, तो क्या हुआ कि इस डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर एक लेयर बन गई नेगेटिव चार्जेस की और एक लेयर बन गई पॉजिटिव चार्जेस की। व्हाट इज़ डायपोल? डायपोल इज़ अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। डायपोल इज़ अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। इसको हम बोलते हैं डायपोल। जैसे यहाँ पर देखें तो इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ये एक डायपोल है। डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे, दो सिरों वाला। तो देखें, एक सिरा नेगेटिव, एक सिरा पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारे पास एक डायपोल। एक और बात याद रखिएगा कि जो चार्जेस हमारे डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर ड्यू टू पोलराइजेशन नमूदार हो रहे हैं, जैसे ये एक लेयर पॉजिटिव चार्जेस की, ये एक लेयर नेगेटिव चार्जेस की, इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। और जो चार्जेस हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मौजूद हैं, इन चार्जेस को हम कहते हैं फ्री चार्जेस। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? देखें, अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को सिंपल इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, जो डिस्टेंस इन दोनों अपोजिट चार्जेस के दरमियान मौजूद है, तो जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा उसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को मैं कैपिटल
P से शो करवाऊँगा। सो इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय D। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। दो तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं पोलर सब्सटेंसेस, एक को हम कहते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके जो डायपोल्स हैं वो मुस्तकिल होते हैं, परमानेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इथानॉल, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं दीज आर पोलर सब्सटेंसेस। लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? नॉन पोलर सब्सटेंसेस हम ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिनके परमानेंट डायपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। दे बिकम पोलराइज्ड टेम्परेरली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फील्ड। जब हम इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस को किसी एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पुट करते हैं, प्लेस करते हैं, तो इनकी पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और इनके अंदर जो डायपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन सब्सटेंसेस को, इन मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल लेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो दोबारा से क्या होगा कि दोबारा से जो है वो इन सब्सटेंसेस के जो डायपोल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इनको हम कहते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ओके, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के अंदर होती है, अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करूँगा तो वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को प्लेस करूँगा तो वो मूव कर जाएगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जब भी हम इस चार्ज को दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमारे चार्जेस जो हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करते हुए मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को प्लेस करूंगा तो देखें इस डायपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा लो पोटेंशियल की तरफ और जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इस डायपोल के ऊपर F1 और F2 दो फोर्सेस एक्ट करेंगी जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या हैं, अपोजिट हैं, 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल हैं। सो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस जो डायरेक्शन में अपोजिट हैं ये एक कपल प्रोड्यूस करेंगी और इस कपल की वजह से एक टॉर्क इस डायपोल के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो अगर हमसे पूछते हैं कि हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो बताइए कि क्या कोई नेट फोर्स हमारे डायपोल के ऊपर एक्ट करेगी? तो याद रखिएगा कि अभी इस डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ ज़ीरो बिकॉज F1 एंड F2 आर मेकिंग अ कपल। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर मैं इसी डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दूं तो देखें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर भी इस डायपोल्स के जो दोनों चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्सेस तो एक्ट करेंगी लेकिन वो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम नहीं होंगी। इसलिए जो नेट फोर्स एक्ट करेगी अब हमारे इस डायपोल के ऊपर वो ज़ीरो नहीं होगी। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब भी हम अपने डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स जो एक्ट करेगी उस डायपोल के ऊपर वो ज़ीरो होगी, डायपोल हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा।
लेकिन अगर उसी डायपोल को हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, देन जो नेट फोर्स एक्ट करेगी उस डायपोल के ऊपर वो ज़ीरो की बराबर नहीं होगी, बल्कि अब कुछ ना कुछ उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है। तो कंसिडर करें कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन रेड चार्जेस को हम नाम क्या देंगे, फ्री चार्जेस का। और इन फ्री चार्जेस की वजह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी। जब मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करूंगा तो फ़ौरन से पोलराइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट होगा और इस डाइलेक्ट्रिक की एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और इन चार्जेस को हम नाम देंगे इंड्यूस चार्जेस का। और इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EDP से शो करवा रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ओके, अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। सो अगर हम अपनी दो प्लेट्स के दरमियान नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। कंसिडर करें कि प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 5 न्यूटन पर कूलम, डायपोल्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई वो है 3 न्यूटन पर कूलम। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो हम बोलेंगे 5 - 3 2 न्यूटन पर कूलम। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, 180 डिग्री एंगल के ऊपर हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई, दो प्लेट्स के दरमियान कम हो गई जैसे ही हमने एक डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया। अब क्या होगा, या इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से किन क्वांटिटीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो देखें, जब इन दो प्लेट्स के दरमियान किसी तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं था, फ्री स्पेस थी, उस टाइम भी फ्री चार्जेस यही थे। लेकिन जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तब भी फ्री चार्जेस वही हैं। इट मीन्स कि जो हमारी प्लेट्स के ऊपर चार्ज है उसकी मिकदार क्या है, उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ फ्री स्पेस। तो देखें, अब क्योंकि दो प्लेट्स के दरमियान नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुकी है, इसका मतलब है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है V/D के, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, इस वजह से क्या होगा, दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। D के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि D तो सिर्फ दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या होगा कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो रिज़ल्ट क्या निकला हमारे पास कि जैसे ही हम दो चार्ज
प्लेट्स के दरमियान किसी डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी, ये हमने कूलम्स लॉ में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मटेरियल हम दो प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगी।